नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देवभूमि एडवेंचर एंड ट्रैकर में। आज मैं आपको लेके चलता हूँ टिम्मरसैंड, जिसे उत्तराखंड का अमरनाथ भी कहा जाता है और यह भारत के अंतिम गांव नीति में पड़ता है। दोस्तों, यह यात्रा हमने गोपेश्वर, जो कि चमोली का जिला मुख्यालय है, यहाँ से शुरू की थी। और चमोली वही जिला है जिसमें बद्रीनाथ, फूलों की घाटी, रूपकुंड और औली जैसे पर्यटन स्थल हैं। साथ ही साथ इस जिले में आपको कामेट, त्रिशूल, नंदा देवी जैसी हिमालय की ऊंची चोटियां भी देखने को मिलती हैं। चमोली से 16 किलोमीटर की दूरी पे पीपलकोटी स्थित है और पीपलकोटी से आप बंडीधुरा का ट्रैक भी कर सकते हैं। पीपलकोटी से आगे निकलते हुए आपको हाथी और घोड़ा पर्वत के दर्शन होते हैं। यह बद्रीनाथ नेशनल हाईवे है और इस हाईवे पे चलते हुए आपको प्रकृति के बहुत सारे सुंदर नज़ारे देखने को मिलते हैं। यह रोड अब काफ़ी चौड़ी हो गई है और साथ ही साथ इसमें कुछ सुरंगों और पुलों का निर्माण भी किया गया है। इस रोड पर चलते हुए आपको बहुत सुंदर प्राकृतिक नज़ारे देखने को मिलेंगे। इन प्राकृतिक नज़ारों में एक तरफ अलकनंदा और दूसरे तरफ पहाड़ हैं। दोस्तों, कुछ दूरी पर चलने के बाद आपको जोशीमठ से पहले जोगीधारा देखने को मिलेगा। जोशीमठ यह चमोली से 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यहाँ तक नीति तक जाने वाला रास्ता और बद्रीनाथ जाने वाला रास्ता सेम है। यहाँ पर से आप अलकनंदा के साथ साथ चलते हुए बद्रीनाथ पहुँचते हो तो धौलीगंगा के साथ साथ चलते हुए आपको नीति तक का रास्ता मिलता है। जोशीमठ से आगे निकलने के बाद हिमालय की ऊंची चोटियाँ दिखनी शुरू हो जाती हैं, जिनमें बिथारतोली, नंदा देवी और द्रोणागिरी प्रमुख हैं। सामने आपको बिथारतोली पर्वत के दर्शन हो रहे हैं और इसी के साथ साथ यह उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है। हिमालय की इन सुंदर चोटियों के बीच में कई सारे एडवेंचरस ट्रैक मौजूद हैं जिन्हें आप लोग कर सकते हो। दोस्तों, यह वही घाटी है जिसमें कुछ महीने पहले ग्लेशियर बर्स्ट के कारण काफ़ी मात्रा में तबाही हुई थी और सामने जो मैं आपको दिखा रहा हूँ यह तपोवन स्थित है। तपोवन में इसी बैराज के पास में एक टनल में दबने से कई सारे मजदूरों की मौत हो गई थी। तपोवन से कुछ दूरी पर ही हॉट वाटर का एक स्प्रिंग है। यहाँ पर खौलता हुआ पानी ज़मीन के अंदर से निकलता है। इस रूट पर चलते हुए आपको द्रोणागिरी पर्वत देखने को मिलेगा। यह वही पर्वत है जहाँ से हनुमान जी संजीवनी लेकर के लंका गए थे। दोस्तों, आगे चलने पर आपको भविष्यवद्री के लिए रूट साइड से कटता हुआ देखने को मिलेगा। यहाँ से आप भविष्यवद्री जा सकते हो। दोस्तों, यह रैणी गांव है जो कि अपने चिपको मूवमेंट के लिए दुनिया भर में मशहूर हुआ था। गौरा देवी इसी गांव की निवासी थी। यहाँ पर ऋषिगंगा और धौलीगंगा नदी का संगम है, इसलिए इसे ऋषि प्रयाग भी कहा जाता है। और यही वह गांव है जहाँ पर विगत कुछ महीने पहले ग्लेशियर बर्स्ट के कारण काफ़ी मात्रा में तबाही हुई थी। ग्लेशियर बर्स्ट के कारण ऋषिगंगा नदी में काफ़ी मात्रा में जल आ गया था, जिसकी वजह से यहाँ पर स्थित पुल और बैराज संपूर्ण रूप से बह गया था। यह देख सकते हो आप, सामने यह वह पुल है जो कि अभी हाल में ही बीआरओ द्वारा बनाया गया है और यह अस्थाई पुल है। पहले यहाँ पर एक कंक्रीट का पुल था जो कि बह गया था। यहाँ पर आप ग्लेशियर बर्स्ट से हुई तबाही को प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हो। यह ग्लेशियर बर्स्ट रोंटी पर्वत का एक हिस्सा का नीचे नदी में टूट जाने से हुआ था और सामने देख सकते हो यह वह पर्वत चोटी जहाँ से यह ग्लेशियर बर्स्ट हुआ था। यह ऋषि प्रयाग है जहाँ पर ऋषिगंगा और धौलीगंगा का संगम होता है। यहाँ से आगे चलते हुए आपको धौलीगंगा नदी में बहुत सारे प्राकृतिक दृश्य देखने को मिलेंगे। धौलीगंगा नदी जहाँ नीचे की तरफ बहती हुई कलकल करती हुई बहती है, तो वहीं दूसरी तरफ सीधी ढलान के खड़े चट्टान हैं। दोस्तों, हम इस समय नीति बॉर्डर पर चलने वाली रोड पर सफ़र कर रहे हैं और यह घाटी काफ़ी सारे गांवों से भरी पड़ी है। सामने मैं दिखाता हुआ आपको इस घाटी का एक गांव। धौलीगंगा नदी की कलकल करती ध्वनि और दूर बसे हुए पहाड़ों पे गांव आपका ध्यान अपनी ओर खींचते हैं। इस घाटी में भोटिया जनजाति निवास करती है और इस घाटी के ज़्यादातर गाँव में पलायन होता है। यहाँ के लोग 6 महीने के लिए नीचे के गर्म स्थानों पर चले जाते हैं और बाकी साल के 6 महीने यहाँ पर आकर के अपनी आजीविका के साधन जुटाते हैं।
यह स्थान सुराईठोड़ा है। यह एक गांव है। यहाँ से नीति की दूरी 55 किलोमीटर है। सुराईठोड़ा से आगे निकलते हुए आपको धौलीगंगा नदी पे बने हुए पुल को पार करना पड़ता है। यह एक स्टील का ब्रिज है जिसे आपको पार करना पड़ता है। यहाँ से आगे चलते हुए घाटी काफ़ी खुल जाती है और इस घाटी के दोनों तरफ काफ़ी सारे गांव स्थित हैं, जिन गांवों के विहंगम दृश्य आपको आकर्षित करते हैं। सामने मैं आपको ऐसे ही एक छोटा सा गांव दिखाता हुआ, यह एक छोटा सा गांव है जिसका नाम फागती है। धौलीगंगा नदी के किनारे बसा हुआ यह गांव काफ़ी सुंदर है। चमोली से नीति तक की कुल दूरी 135 किलोमीटर की है और यह दूरी गाड़ी के द्वारा तय की जाती है। सामने बहती हुई धौलीगंगा नदी, यह नदी कामेट के पास में स्थित ग्लेशियर से निकल करके वसुधारा ताल के पास में इसका उद्गम होता है और यह विष्णुप्रयाग में अलकनंदा में मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई 96 किलोमीटर है और यह 5 प्रयागों में से एक पहला प्रयाग विष्णुप्रयाग, जिसे विष्णुप्रयाग कहते हैं, उसको बनाती है। इस घाटी में चलते हुए आपको काफ़ी ऊंचे ऊंचे पहाड़ दोनों तरफ देखने को मिलते हैं और कहीं रोड नदी के किनारे स्थित है तो कहीं ऊंचे पहाड़ों पर की ओर चलती जाती है। नीति तक पहुंचने के लिए रोड की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है क्योंकि यह एक बॉर्डर को जोड़ने वाली रोड है। इस वजह से इस रोड का रखरखाव बीआरओ द्वारा किया जाता है और यह काफ़ी अच्छी हालत में है। दोस्तों, इस समय हम ग्रेट हिमालय के उत्तर में हैं और ग्रेट हिमालय हमारे पीछे छूट गया है। यह घाटी पर्यटकों से अछूती है। यहाँ पर साल में बहुत कम मात्रा में पर्यटक पहुँचते हैं, इसलिए यह एक अनएक्सप्लोर्ड वैली है। दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं झेलम गांव। यह गांव अपने सेब के बगीचों के लिए प्रसिद्ध है और साथ ही साथ यहाँ के सेब उच्च क्वालिटी के होते हैं। इस गांव से ऊपर के गांव के लोग सिर्फ 6 महीने गर्मियों के समय यहाँ पर रहते हैं। झेलम के पास से ही द्रोणागिरी का ट्रैक जाता है और यहाँ जाने के लिए यहाँ पर से एक डाइवर्जन रूट है। दोस्तों, आगे एक पुल को पार करने के बाद हम मलारी की तरफ को मुड़ जाते हैं। यहाँ पर से हमें हाल में ही पड़ी हुई बर्फ़ के दर्शन हो जाते हैं और पूरी की पूरी रोड यहाँ पर से फ्रोजन है। हमें इस यात्रा के दौरान बहुत सारी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा। उन्हीं में से एक मुश्किल यह भी है, यहाँ पर हमारी गाड़ी चढ़ नहीं रही थी। इस वजह से हमने गाड़ी के टायरों पर फ्रिक्शन बढ़ाने के लिए रोड पे मिट्टी डालने का काम किया और उसके साथ साथ बर्फ़ की इस पतली सी लेयर को तोड़ने का भी काम किया। लगता है हमारी मेहनत सफल हो गई है। अब हमें आगे चलना चाहिए। यह सामने कोसा गांव जो कि नदी के पार स्थित है और यहाँ झेलम से ही अलग रूट कट जाता है। दोस्तों, देख सकते हो बर्फ़ की मात्रा काफ़ी ज़्यादा है इस रोड पे और यह एक स्लिपरी रोड है। यहाँ पर फिसलने का डर भी है। हमने यह यात्रा महाशिवरात्रि के दिन की है, तो इसके बावजूद इस सीज़न में भी यहाँ पर काफ़ी मात्रा में बर्फ़बारी हुई है, जिसका असर इस रोड पर देखने को मिल रहा है। इस स्लिपरी रोड पर चलना काफ़ी ख़तरनाक है क्योंकि इस रोड के एक तरफ गहरी खाई है और दूसरी तरफ खड़ी चट्टान है। बीआरओ द्वारा काफ़ी मेहनत से यह रोड बनाया गया है। आप देख सकते हो किस तरीके से चट्टानों को काटा गया है। आपको चलते चलते इस घाटी के विहंगम दृश्य दिखाई देते हैं। यह काली माता का मंदिर है।
इसके कुछ कदम आगे निकलने पे ही हमें यह पहला चेक पोस्ट मिला है, जो कि मलारी गांव के पास में ही स्थित है। यहाँ पर सामान्य पूछताछ के बाद हमें आगे जाने दिया गया है। यह एक सुंदर सा नज़ारा है। आप देख सकते हो सामने सफ़ेद पर्वत, बर्फ़ से ढके हुए पर्वत जो कि आपको अपनी ओर खींचते हैं। दोस्तों, मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ मलारी गांव और उसके आसपास के बुग्यालों का। सामने आपको मलारी के बुग्याल और मलारी गांव दिखाई दे रहा है। मलारी एक पुरातात्विक गांव है। यहाँ पर पाषाणकालीन सभ्यता के कुछ अवशेष मिले हैं, जिसमें एक 5 किलो का सोने का मुखौटा भी प्रमुख है। यह गांव अपनी स्थापत्य कला और अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। आप देख सकते हो इस गांव के मकान किसी पहाड़ी की रिज पर कैसे स्थिर हैं। मलारी गांव नीति घाटी का सबसे बड़ा गांव है। लगभग यहाँ पर 200 से 250 परिवार रहते हैं। मलारी की सुंदरता यहाँ के खेतों, यहाँ के झरनों, यहाँ के पहाड़ों, यहाँ के बुग्यालों से है। साथ ही साथ बहती हुई धौली गंगा इसकी सुंदरता में 4 चांद लगाती है। यहाँ पर आर्मी के कई सारे पोस्ट हैं। मलारी से आगे निकलने के बाद 2 डाइवर्जन रूट आते हैं। यहाँ पर से एक रूट नीचे की तरफ नीति गांव की तरफ को जाता है, तो सीधे दूसरी रूट बाड़ाहोती और सुमना की तरफ को जाता है, जो कि बॉर्डर है। हमें नीति जाना है और इसलिए हमने नीचे की तरफ का रूट लिया है। नीचे यह आपको गिरथी गंगा नदी पर एक पुल देखने को मिलेगा। गिरथी गंगा जो कि धौली गंगा की एक सहायक नदी है, यह बाड़ाहोती पास से होकर आती है। दोस्तों, यह गिरथी गंगा नदी है जो कि बॉर्डर से होकर आ रही है और यहाँ मलारी के पास में यह धौली गंगा में मिल जाती है। मलारी से आगे बढ़ते हुए आपको महर गांव और कैलाश गांव 2 और गांव मिलते हैं और यहाँ पर से आगे रोड पर आपको देवदार के पेड़ देखने को मिलेंगे। बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ और हरे भरे पेड़ आपको एक सुंदर दृश्य प्रस्तुत करते हैं। देखिए दोस्तों, कितने सुंदर दृश्य पहाड़ों के और जंगलों के यहाँ पर से आपको देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों, हम पहुँच चुके हैं फरकिया गांव। यह फरकिया गांव है। यह एक माइग्रेटरी गांव है। मलारी भी एक माइग्रेटरी गांव है और साथ ही साथ झेलम से ऊपर के सभी गांव माइग्रेटरी गांव हैं। यहाँ के लोग पलायन करते हैं। फरकिया से आगे आने पर बांपा दिखाई देता है। यह बांपा भी एक गांव है। इस एरिया में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बर्फ़ पड़ी है, लेकिन इसके बावजूद आर्मी के ट्रकों द्वारा आवाजाही के कारण यह बर्फ़ पिघल चुकी है और रोड साफ़ है। आपको इस रोड पर चलते हुए काफ़ी सुंदर दृश्य देखने को मिलेंगे। देखिए दोस्तों, पहुंच गए हम बांपा। यह बांपा गांव है। यहाँ पर एक नागराजा का मंदिर है। बांपा से आपको घमसाली गांव दिखाई देता है। यहाँ बर्फ़ की मात्रा काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है। घमसाली गांव, यहाँ से आप डामरचंड का ट्रैक भी कर सकते हैं। डामरचंड का ट्रैक करते हुए वैली ऑफ फ्लावर निकला जा सकता है। डामरचंड आपका अमृत गंगा घाटी में पड़ता है। दोस्तों, यह है डामरचंड की घाटी, जिसे अमृत गंगा घाटी भी कह सकते हो। और घमसाली अमृत गंगा और धौली गंगा के संगम पर स्थित है। दोस्तों, यह घमसाली गांव है। पर्वतों से घिरा हुआ घमसाली गांव काफ़ी सुंदर है और यहाँ आने के लिए सबसे बेहतरीन वक्त मार्च से लेकर के अक्टूबर नवंबर तक का है।
घमसाली में भी एक चेक पोस्ट है जहां पर हल्की सी जांच पड़ताल के बाद आपको आगे जाने दिया जाता है। घमसाली भारत का अंतिम दूसरा गांव है, इसके बाद सिर्फ नीति रह जाता है। घमसाली से नीति जाने के लिए आपको 2 खड़ी चट्टानों के बीच में एक संकरे से दर्रे से होकर के जाना पड़ता है। यहाँ पर रोड काट दी गई है, लेकिन चूँकि यहाँ पर से आगे काफ़ी मात्रा में बर्फ़ है और रास्ते में एक ग्लेशियर भी पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से हमें आगे गाड़ी ले जाने के लिए मना कर दिया गया है और यहाँ पर से हम पैदल यात्रा शुरू करेंगे। तो दोस्तों, हम यहाँ पर से 3 किलोमीटर पैदल चलकर टिमरसैंड पहुँच सकते हैं। कुल 8 लोगों का हमारा ग्रुप और हम टिमरसैंड की यात्रा पैदल शुरू कर रहे हैं। तो चलो देखते हैं आगे क्या होता है। इस रूट पर आगे कोई वाहन गया हुआ है, लेकिन यह पता नहीं कि यह वाहन कहाँ तक गया हुआ है। चलो आगे चलकर देखते हैं। तो दोस्तों, हम बिल्कुल 2 पहाड़ों के बीच में चल रहे हैं और नीचे धौलीगंगा नदी, जिसने इन दोनों पहाड़ों को काट करके यह रास्ता बना रखा है। काफ़ी सुंदर दृश्य आपको देखने को मिलेंगे। यह धौलीगंगा नदी देखिए दोस्तों, यहाँ पर बिल्कुल पास में है और यह वह ग्लेशियर है जो यहाँ पर फैला पसरा पड़ा हुआ है रोड पे। इसकी वजह से हम आगे गाड़ी लेकर नहीं जा सकते हैं। और देखिए, यह ग्लेशियर पूरी नदी में फैला पसरा है। आप लोग देख सकते हो धौलीगंगा नदी का पानी ग्लेशियर के अंदर किस तरीके से जा रहा है। यहाँ पर धौलीगंगा नदी ग्लेशियर के नीचे भूमिगत हो गई है। यहाँ पर हमको एक पुल मिला। यह वह पुल है जिसे पार करके हम आगे जा रहे हैं। दोस्तों, अब मैं दिखा रहा हूँ यह पुराना पुल। यह वही पुल है जिससे पहले के लोग नीति तक जाते थे। आगे रोड में काफ़ी मात्रा में बर्फ़ है और इसमें हम पैरों के ऊपर पैर डाल के चलते हुए, पैरों के निशानों को फॉलो करते हुए काफ़ी। दोस्तों, मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर किस तरीके से जमे हुए पानी के कारण यह आकृतियाँ बनी हुई हैं। डांडिया खेल और तो ले भाई, अब उसके एकदम ऊपर मत जाना। एक मूवी में नहीं होता वो चाची 420 वाला लड़का, कमल हसन की शायद, उसमें ऐसे आइस का बना के वो मारता था उस टाइम। पहुंच गए हैं नीति। यह धौलीगंगा नदी जिसे आप देख रहे हो और यह सामने का दृश्य जो दूर नीति वैली की तरफ को जाता है और यहाँ से रोड आगे ग्यालडुंग होते हुए और बॉर्डर को जाती है। तो यहाँ पर से हमें सामने नीति गांव और यहाँ पर से आपको टिमरसैंड के लिए इस दिशा में चलना पड़ता है। यहाँ पर आपको पुल के जस्ट बाद से ही लेफ्ट साइड में डाइवर्जन लेना पड़ता है और टिमरसैंड के लिए यह रास्ता देख सकते हो आप। यहाँ पर एक प्रॉपर रास्ता बना हुआ है और यहाँ पर इस छोटी सी नदी के साथ साथ हमें चलना है। यहाँ देख सकते हो आप काफ़ी ऊंचे ऊंचे पहाड़, काफ़ी सुंदर दृश्य, काफ़ी स्लोपी माउंटेन्स और सामने फैला हुआ है एक ग्लेशियर जो आपका इंतज़ार कर रहा है। यह स्थान समुद्र तल से 3500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, इसलिए यहाँ पर मार्च अप्रैल तक बर्फ़ मिलती है। टिमरसैंड, जिसे उत्तराखंड का अमरनाथ कहा जाता है,
यहाँ पर से मात्र आधा किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कुछ यात्री जो कि हमसे पहले गए थे वापस आते हुए। गोपेश्वर। हाँ, आप लोग? अच्छा, है क्या? कितना है अभी ऊपर? थोड़ा। दोस्तों आगे आप देख सकते हो यह एक ग्लेशियर फैला हुआ है और इस ग्लेशियर में क्रेवासेस भी हैं, इसलिए संभल करके चलना पड़ेगा आपको। यहाँ पर रास्ता बिल्कुल ना के बराबर। दोस्तों यह हमारी मंजिल है। आप बिल्कुल सामने देख सकते हो टिम्मरसैंण महादेव, नीति गांव में स्थित टिम्मरसैंण महादेव समुद्र तल से 3600 मीटर की ऊंचाई पे, जहां पर बहुत सारे शिवलिंग जो आप दूर से देख सकते हो। भगवान भोले का रूप बर्फ़ के रूप में आपको यहाँ देखने को मिलेगा। और आप भगवान भोले के अगर भक्त हो तो आपको यहाँ ज़रूर आना चाहिए। आप सुन सकते हो गर्जना करती हुई बगल में बहती हुई जलधाराएं। और यह शिवलिंग जो कि आपको बिल्कुल कुछ सीढ़ियाँ क्रॉस करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। यह शिवलिंग, यहाँ पर बहुत सारे शिवलिंग हैं जिन्हें आप लोग बिल्कुल पास से देख सकते हो। और भगवान भोले का यह रूप आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा जो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर कितने सारे शिवलिंग हैं और प्रकृति के बीच में भगवान भोलेनाथ यहाँ पर बर्फ़ के रूप में विद्यमान हैं। अमरनाथ की भांति ही उत्तराखंड के लोग प्रतिवर्ष यहाँ तक आते हैं और भगवान भोलेनाथ के चरणों में अपना शीश नवाते हैं। प्रकृति के इस सौंदर्य के बीच में भगवान भोलेनाथ विद्यमान हैं। भगवान जहाँ कैलाश है वहाँ भगवान है, वहाँ भगवान भोलेनाथ हैं। और भगवान भोलेनाथ को यहाँ पहुँच करके सभी लोग अपना शीश नवाते हैं। नहीं। टिम्मरसैंण में मई तक भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग के दर्शन हो सकते हैं। यह बर्फ़ रूपी शिवलिंग मार्च, अप्रैल और मई 3 महीने में आप लोग यहाँ पर पहुँच करके भगवान के इस शिवलिंग के दर्शन कर सकते हो। यहाँ पर आके लोग पूजा अर्चना करते हैं और भगवान को अपना शीश झुकाते हैं। की दृष्टि से यह स्थान एकदम उपयुक्त है। यहाँ पर आकर के आपको आध्यात्मिक शांति का अनुभव होता है। यदि आप लोग एक सच्चे भोलेनाथ के भक्त हो तो आपको इस स्थान पर ज़रूर पहुँचना चाहिए और यह स्थान आपका इंतज़ार कर रहा है। प्रकृति और अध्यात्म का ऐसा मेल आपको और कहीं नहीं मिल सकता है जो यहाँ पर मिल सकता है। सर्दियों में यहाँ पर पूरा का पूरा मुख्य मंदिर बर्फ़ के नीचे दब जाता है और बर्फ़ का शिवलिंग पूरे मंदिर को ही अपने अंदर ले लेता है। और हम यहाँ पर मुख्य मंदिर के दर्शन तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन जितना दर्शन हो सकता है उतना हम लोगों ने किया और उसके बाद हम वापस निकलने की तैयारी में हैं। दोस्तों वापसी में आते हुए कुछ वक्त हमने नीति गाँव की तरफ चलने में बिताया और यह नीति गाँव जिसे आप सामने देख रहे हो, यह नीति गाँव भारत का अंतिम गाँव है। टिम्मरसैंण की यात्रा करने का सबसे बेहतरीन वक्त मार्च अप्रैल से लेकर के मई तक का है और इस टाइम यहाँ पर बर्फ़ के विशालकाय शिवलिंगों के दर्शन होते हैं। दोस्तों यह यात्रा देवभूमि एडवेंचर एंड ट्रैकर के सौजन्य से मेरी गाइडेंस मनीष नेगी की गाइडेंस में कंप्लीट हुई। इस यात्रा को कुल 8 सदस्यों ने मिलकर के किया। यदि आप लोग भी उत्तराखंड के इस पावन तीर्थ पर आना चाहते हो तो आप हमें संपर्क कर सकते हो। मेरा फ़ोन नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और साथ ही साथ मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आपको यह वीडियो कैसे लगी इसको कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जल्दी मिलूँगा किसी अन्य वीडियो के साथ।